हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो स्पेशल वीडियो है आप सबके लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरा चीज़ आपको समझ में आएगा। देखना कि कैसे हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को चैप्टर वाइज टॉपिक मिलेगा और स्पेशल टॉपिक मिलेगा जो आपके एग्जाम के बेस पर वेरी वेरी एमपी है, राइट ना। तो इन चीज़ों को छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो सिर्फ आप पछताएंगे। और जब 1 महीना 2 महीना आपका एग्जाम बचेगा फ्रेंड, तो आप लोग सिर्फ पछताने का काम करते हैं कि सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं, राइट ना। तो ये वीडियो समझना हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पहला यूनिट का चैप्टर पहला का केमिकल रिएक्शन जो होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन को कोई भी बच्चा को नहीं छोड़ना है, बनाने का मेथड को नहीं छोड़ना है। बनाने के मेथड इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, जाके उनको देखना। प्लेलिस्ट में ये सारा वीडियो जाके देखने के लिए मिलेगा। ओके, हमारा टोटल 8 चैप्टर है, कुल मिला के 8 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। 4 यूनिट है। तो पहला हमारा जो यूनिट स्टार्ट हो चुका है, पहला ये चैप्टर है, ठीक है। आज का हमारा वीडियो है रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज? एल्किल हैलाइड का बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। दोस्तों चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से एमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। सबसे पहला है, हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो पोलरिटी दिखाते हैं, अर्थात कार्बन और हैलाइड बॉन्ड के बीच में ये ध्रुवणता के गुण रखते हैं। अब ये ध्रुवणता क्या चीज होते हैं, इसके पहले भी मैं बताया था आप लोगों को। देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, ये मेथिल हैलाइड है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सबको। ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है हमारा जो कार्बन होता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो आवर्त सारणी का 17 ग्रुप का एलिमेंट होता है। क्लियर है? जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते जाते हैं तो साइज धीरे 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 छोटा होता जाता है। साइज छोटा तो होता है जरूर, लेकिन उनकी जो शक्ति होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है ना, वो क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। अर्थात इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की जो क्षमता होती है, वो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है। जैसे हम यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और यह है मेरे पास आयोडीन है। जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, तो साइज बड़ा होते जाता है हमारे पास में, राइट ना। और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होते जाता है। लेकिन यही बात अगर लेफ्ट से राइट चले तो जस्ट उल्टा हो जाता है। अर्थात कार्बन हमारा 14 ग्रुप का एलिमेंट है, क्लोरीन हमारा 17 ग्रुप का एलिमेंट है, और आयोडीन भी 17 ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, सबके सब हमारा 17 ग्रुप का एलिमेंट है। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया। तो मैंने आपको बोला कि लेफ्ट से जब राइट की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने लगता है। अर्थात कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंपेरिजन में हमारे पास जो हाइड्रोजन फैमिली है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, राइट ना। जिसके कारण वह कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने लगते हैं? साझे के इलेक्ट्रॉन को जो शेयर करके बना है, आप सबको पता होगा कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1 2 और ये हो गया 4 वैलेंसी है। 4 लोगों से ये साझा करके इस तरीके से बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस तरीके से। ओके, लेकिन हमने अभी आपको बताया कि ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो 14 ग्रुप के एलिमेंट के कंपैरिजन में 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसके कारण वह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा। खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज लग जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज लग जाएगा। डेल्टा एक बताने का तरीका है, आंशिक रूप से, पार्सली रूप से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऐसे खींच रहा है, राइट ना। तो हम एक बात समझे कि ये हमारा 17 ग्रुप के एलिमेंट माइनस शो करता है, कार्बन हमारा प्लस राशि शो करता है। यही बात हम समझ रहे हैं कि जो प्लस और माइनस में डिवाइड होते हैं, अर्थात हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन अर्थात एल्किल हैलाइड ध्रुवणता के गुण दर्शाते हैं। पहला है, ठीक है। देखते हैं, कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, अर्थात कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता 2.5 होता है, क्लोरीन का 3.0 है, आयोडीन का 2.55 है, और फ्लोरीन का 4.00 है, ब्रोमीन का 2.8 है। इसका मतलब हमारे पास 14 ग्रुप के तुलना में हमारे पास जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन एक बात और भी है, ये हमारे हाइड्रोजन फैमिली में ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया हुआ है, तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होना चाहिए? नो डाउट फ्लोरीन का होगा, है ना।
तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, इसीलिए यहां बोल रहा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.00 है। ठीक है, उससे कम किसका है? क्लोरीन का है। उससे कम किसका है? ब्रोमीन का है। उससे कम किसका है? मेरे पास आयोडीन का है। अर्थात ऊपर से नीचे चलेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज छोटा है मेरा फ्लोरीन का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है मेरा फ्लोरीन। जैसे नीचे आएगा तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो नाभिक से दूरी भी ऐसे बढ़ते जाता है। नाभिक से दूरी बढ़ेगी स्टूडेंट, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता धीरे धीरे क्या होते जाएगी? लूज होते जाएगी। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां पर ये ध्रुवणता के गुण दर्शाते हैं, ये हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सारे चीजों को आपको पढ़ लेना है। मैं जितने भी लेक्चर देते जा रहा हूं पूरा इनको अच्छे से ही पढ़ाना है, नोट्स बना के पढ़ाना है। ओके, चलो अब दूसरा देखते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या है? भाई मेरे पास सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? एक सोचने की बात है। देखो मेरे पास एक बॉन्ड है, ये कार्बन, एक कार्बन, और देखो ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, एक कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है, और ये कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है। क्लियर है? अच्छा, इसकी हमारे पास ऊर्जा अगर देखें, बॉन्ड की जो एनर्जी है, ये जो मैंने लिखा हुआ है बॉन्ड की एनर्जी है, ये 65.5 किलो कैलोरी पर मोल है, अर्थात 65.5 किलो कैलोरी पर मोल है। अब ब्रोमीन का थोड़ा कम है, 54.0 किलो कैलोरी पर मोल है, और आयोडीन का सबसे कम है, अर्थात 45.5 किलो कैलोरी पर मोल है। तो एक बात मुझे बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड का जो एनर्जी लगा हुआ है, नो डाउट इसका लगा है, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है। अगर मैं फ्लोरीन भी लूंगा यहां पर, सपोज करो अगर मैं यहां फ्लोरीन ले लेता हूं, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वो और ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ सबसे तगड़ा बॉन्ड यहां है, उससे भी कम, उससे भी किए, अर्थात जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की ओर बढ़ते जाएंगे तो वहां पर जो कार्बन और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड का जो बॉन्डिंग है वो वीक होते जाएगा। वीक होगा मतलब आसानी से टूटेगा कौन? आप बताओ मुझे, जल्दी कौन टूटेगा? तो मुझे लगता है ये जल्दी नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा है, ये थोड़ा जल्दी टूट जाएगा कंपेरिजन क्लोरीन के, ये और जल्दी टूट जाएगा। अर्थात आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा वीक होगा, अर्थात ये जल्दी से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी लग रहा है वो बहुत ज्यादा वीक है। आप लोग देख पा रहे हैं 45.5 किलो कैलोरी पर मोल है, यस ना। अब जल्दी टूटेगा मतलब ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? यही होगा। तो इसी को मैंने लिखा है क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है, क्रम है। तो एल्किल हैलाइड, एल्किल और आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम क्रियाशील एल्किल ब्रोमाइड, और उससे कम क्रियाशील होगा आर और Cl। क्यों ये सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों होगा? बताओ, समझ में आ रहा है बात? इसलिए बच्चों क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड का एनर्जी है ना, लूज है, और लूज है तो आसानी से कोई भी आएगा अटैक करेगा और बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। जल्दी टूटना ही तो ज्यादा क्रियाशीलता का बोध कराता है, अर्थात जल्दी ब्रेक डाउन होगा, इसका मतलब ज्यादा क्रियाशील होगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बेसिक लेवल में जाके समझाने की, ताकि आपको बार बार समझा रहा हूं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगला है हमारे पास एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी समझते हैं। तीसरा है, यही तो हमारा क्लास आज का चलेगा। देखो एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफाइल क्या है? इसका मतलब है ये न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस चार्ज, ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल। क्या चीज होता है? जैसे Rx है प्लस में मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए Y है, मान लो X Y अपन कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये Y हटा देगा X को, ठीक, तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा मेरे पास Y, प्लस में निकल जाएगा मेरे पास X, ये हो गया बाहर निकल गया। ओके, इसका मतलब क्या समझे, अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अगर हैलाइड का प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया क्या होता है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अगर कोई प्रतिस्थापन होता है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एल्किल हैलाइड हमारा चैप्टर का नाम है, इसीलिए हमने एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, ठीक है। तो ये Rx एल्किल हैलाइड है, Y मेरा क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही नहीं है, इलेक्ट्रॉन लवर होता है, ये माइनस चार्ज से इनको हम शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास दिखाई दे रहा है Y, वो हटा दिया, किसको हटा दिया? X को हटा दिया। तो यही चीज हम पढ़ेंगे। अगर हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं CH3
Cl प्लस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है मेरा वाटर के प्रेजेंट है मान लो H2O, वाटर में से OH माइनस आयन मेरा काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और जा करके क्लोरीन को क्या बोलेगा, गेट आउट, यहां से तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो ये हटा देगा भाई, तो ये क्या बनेगा, CH3 बनेगा और यहां पर हो जाएगा OH, अब प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा मेरे पास Cl माइनस आयन। इसका मतलब मेथिल क्लोराइड यहां दिख रहा है और यहां बन गया है मेथिल एल्कोहल। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि OH ने हटा दिया Cl को, यही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई हम एल्किल हैलाइड के ऊपर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा रहे हैं। अभी इनका रिएक्शन पूरा आपको मैं बताऊंगा। तो यहां हम देख पाए कि क्लोरीन को किसने हटाया, OH ने हटा दिया, यही हमारा रिएक्शन है। परिभाषा पूछेगा तो यही बताना है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होने वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन बच्चों कहेंगे। क्लियर है, इतना बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम यहां पर लिख सकते हैं R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और X का मतलब क्या है, हाइलाइड है, हाइलाइड है, हाइलोजन फैमिली है। और Y का मतलब क्या है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक वह होता है जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज होता है ना, जो प्लस की ओर अटैक करता है, यही होता है। अब देखते हैं हम लोग, यही कहानी चलेगा हमारे पास, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं, वही चीज को हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आता है आप सभी लोगों को तो लाइक कमेंट करके मुझे बताना कि सर आपका वीडियो जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। कॉलेज के लेवल में इस तरह के वीडियो नहीं बन रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जितने भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उसको इस तरह के हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिल रहा है, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी पेपर का मिलेगा, बाकी एग्जाम का मिलेगा, नीट का मिलेगा, जेईई का मिलेगा, यूपीएससी, पीएससी, बाकी कंपटीशन एग्जाम का मिलेगा, लेकिन बीएससी का उतना अच्छा मैंने नहीं देखा है अभी तक वीडियो। हो सकता है आपको मिल भी जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे उतने अच्छे से नहीं मिला। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा पढ़ाने का, कोशिश आप भी करें अच्छे पढ़ने का, राइट ना। जहाँ समझ में नहीं आता है आप मुझे पूछे, मैं बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम लोग समझते हैं, राइट ना। चलिए इसके अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स को हमको पढ़ना ही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खास करके इनके अंतर भी पूछे जाते हैं, राइट ना। देखो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं बच्चों, SN1 SN2 जो रिएक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन के बेस पर भी और आगे के क्लासेस के लिए भी। तो इनको कोई भी बच्चा को नहीं छोड़ना है, याद कर ही लेना है और नोट्स बनाते जाना है साथ में। देखो SN1 SN2 SNI, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है, 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का हिंदी मतलब क्या होता है, एक आणविक, है ना, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका हिंदी नाम होगा। दूसरा है मेरे पास SN2, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है हमारे पास OH माइनस आयन वाला कोई भी ग्रुप होगा, है ना। और बाइमॉलिक्यूलर मतलब होता है द्विक आणविक होता है। और तीसरा है SNI, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल और I का मतलब होता है इंटरनल। ये तीनों को हमको पढ़ना है, तो पहले मैं SN1 को समझा देता हूं, फिर SN2 समझेंगे, फिर SNI समझेंगे। एक ही वीडियो में हमको ये तीनों को कवर करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले दोस्तों इनका पूरा नाम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, SN1 SN2 SNI, और दोनों में अंतर ये समझना है, SN1 SN2 में दोनों में अंतर डिफरेंट आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है, ओके, क्योंकि यह केवल एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर, है ना। और OH जो हमारा बेस है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं SN1 रिएक्शन क्या चीज होता है, इसका ये रिएक्शन है और इधर मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद इनका पूरा एक्सप्लेनेशन को भी मैं बोर्ड में लिख के आपको बताऊंगा ताकि आप क्लियर ढंग से समझ पाएंगे, राइट ना। और साथ में मैं इसका एनर्जी लेवल भी बताऊंगा आपको, एनर्जी लेवल से आपको क्लियर हो जाएगा चीजें कि एनर्जी लेवल क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो SN1 पूरा नाम जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक नाभिकीय, यहां पर हम कहेंगे एक आणविकीय, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम याद करो ज्यादा अच्छा है। जब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये देखो
ये 3 डिग्री है। मैं आपको शुरू लेक्चर में मैंने बताया कि 1 डिग्री हाईलाइट क्या है, 2 डिग्री क्या है। देखो ये क्लोरीन का जो जुड़ा हुआ है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बताइए जरा, 3 कार्बन, 1 2 और 3। तो इस कार्बन का डिग्री हुआ 3, तो उससे जुड़ा जो हाईलाइट है उसका भी डिग्री होगा 3 डिग्री। इसीलिए मैं कह रहा हूं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम होगा। जब उसे हम लोग क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, जैसे यहां पर हम OH के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं, देखो यहां तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनते हैं, अर्थात ये OH गया और क्लोरीन को क्या कर दिया, हटा दिया, प्रतिस्थापन हो रहा है। एकदम सिंपल है। जब बनाने के लिए आप बैठेंगे ना तो सब चीज समझ में आएगा। एकदम ठान के बैठो कि सर है, बता रहे हैं MK सर, तो आपको पूरा क्लियर कर ही लेना है, ठीक है, डरना नहीं है, बस मेरे साथ साथ आपको चलना है। अगर आप डर गए तो पेपर कैसे अच्छा बनाएंगे। सभी विषय से आपको केमिस्ट्री आसान लगेगा, ज़्यादा थ्योरी लिखना है नहीं, डायग्राम बनाना है नहीं, सिंपल आपको रिएक्शन वगैरह याद कर लेना है और ये प्रैक्टिस करने से बन जाता है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की अभिक्रिया जब कोई क्षार से करवाते हैं तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब क्षार से कराते हैं तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को SN1 रिएक्शन कहते हैं। दिस इज रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जैसे हम बोलना चाहें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी परेशान नहीं होना है। व्हेन द रिएक्ट ऑफ द टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, यस ना, रिएक्ट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एनी बेस product formation of the tertiary butyl alcohol, this reaction is called to the SN1 reaction and first order reaction। ओके, इतना आपको लिख देना है, थोड़ा सा इतना तो आप लोग कर लेंगे। अब इसका मैकेनिज्म है, देखो इसका क्रियाविधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है। इसका क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या है भाई, मैकेनिज्म का परिभाषा आप लोग जानते हैं। ये देखो, मान लो मेरे पास A है अब प्लस B है और मुझे बनाना है C बनाना है, मान लो, है ना। तो बच्चों यहां पर हुआ क्या होगा, या हम करेंगे AB, यहां पर C हटा के क्या आ रहा है, A बन रहा है और C बन रहा है और B बाहर निकल रहा है। तो इसका मैकेनिज्म का मीनिंग हम क्या समझेंगे, क्रियाविधि का मतलब क्या समझेंगे कि ये जो अभिकारक है उत्पाद में जब बदला होगा तो एक ही बार में नहीं बदल गया होगा, है ना, वो धीरे धीरे स्टेप बाय बदला होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए बीच के उसके जो घटना होते हैं उसे हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। मान लीजिए मुझे नवागढ़ जांजगीर चांपा से मुझे बिलासपुर जाना है, सपोज करो, मान लो मेरा जगह है, मान लो जांजगीर चांपा है या बिलासपुर है, या बिलासपुर से रायपुर जाना है, या मुझे जांजगीर चांपा से बिलासपुर जाना है, राइट। तो मैं सबसे पहले अपने घर से निकलूंगा, घर से निकलने के बाद मैं ऑटो पकड़ूंगा या बस पकड़ूंगा या कोई भी चीज़ और पकड़ूंगा, है ना, जिसके माध्यम से मैं क्या करूंगा, नैला तक जाऊंगा। नैला में जाने के बाद मैं ट्रेन बैठूंगा, मान लो, ठीक है, और ट्रेन बैठने के बाद नैला में मैं आगे जाऊंगा बिलासपुर, राइट ना। फिर ये जो बीच में घटना हुआ, मेरा काम क्या था, मेरा उद्देश्य क्या था, है ना, मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे जांजगीर चांपा से मुझे पहुंचना था, कहाँ पहुंचना था, बिलासपुर पहुंचना था। तो बीच में जो घटना हुई ना, है ना, उन्हीं घटनाओं को हम लोग कहेंगे क्रियाविधि, मैकेनिज्म कहेंगे। एक तरह से बीच का जो घटना होता है, फिनोमिना होता है। चलो समझते हैं। SN1 रिएक्शन जो होते हैं वो 2 पदों में होते हैं। दिस रिएक्शन इज 2 स्टेप, है ना, ये रिएक्शन 2 स्टेप में पूरा होती है। पहला स्टेप में क्या बनता है, सबसे पहले हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है तो हैलाइड अलग हो जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इसीलिए मैं इनके शुरू में प्रॉपर्टीज में बताया कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचता है और खींचने के कारण, पोलर होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। खींच लेने के कारण ये अलग हो गया क्लोरीन माइनस, और कार्बन पर लग जाता है प्लस चार्ज। जब भी बच्चों कार्बन पर प्लस चार्ज लगते हैं तो उसे हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं, याद रखना। उसी बात को मैं लिखा हूं फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन बनता है। तो मैंने यहाँ इसी को लिया है ना, मैं इसी को लिया हूं। तो सबसे पहले मैं क्लोरीन को अलग कर दिया, अलग करने के बाद ये कार्बोकेटायन बन गया और क्लोरीन मेरा क्या हो गया, अलग। ये जो हो रहा है अभिक्रिया वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, यह स्लो होता है। यह जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, एकदम धीरे धीरे से हो रहा है, राइट ना। तो ये पहला स्टेप हुआ। ओके, दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में, इस स्टेप में कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफिलिक तीव्र गति से आक्रमण करता है। क्या करता है,
फास्ट गति से अटैक करेगा। जैसे यहाँ पर देखो OH न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन पर क्या करता है, क्योंकि प्लस को माइनस की जरूरत है, माइनस को प्लस की जरूरत है, तो ये डायरेक्ट अटैक करता है। अटैक करने के कारण यहाँ पर OH बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पर हम माइनस चार्ज शो नहीं करेंगे इसका, क्योंकि ये अपने माइनस चार्ज को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास हमारा काम क्या था, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड से बनना था, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बनना था, जो हमने बना दिया। यही इसका मैकेनिज्म है, 2 स्टेप में ये पूरा होता है। और इसका कुछ थ्योरी है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका पूरा स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत और मैं आधा पेज इतना आपको लिख सके पेपर में, मैं आपको लिख के बताऊंगा। सबसे पहले आप सब लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लो दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। एकदम सिंपल है। सबसे पहले अगर आप नहीं समझते हैं तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एकदम इजी है, कोई कठिन नहीं है। इधर को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट्स बोर्ड में पढ़ाने के लिए। आप सब लोग चैनल को भाई जरूर शेयर कर दिया करेंगे, है ना। आप सब लोग इतना काम जरूर कर दिया करें हमारा। चलिए मैं आपको एक बार रिपीट करके बताता हूं इसका रिएक्शन और मैकेनिज्म। ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। देखो सबसे पहले मेरे पास ये है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, ये है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है। ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लोरीन होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बन जाएगा मेरे पास कार्बोकेटायन बन गया। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में इसी को हम यहाँ ले आएंगे। ये CH3 है, ये कार्बन है, CH3 है, CH3 है, कार्बोकेटायन है, कार्बन पर प्लस चार्ज लगा है। OH माइनस आयन ये रिएक्ट करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे पास CH3 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 और ये बन जाएगा OH। ये होता है फास्ट और ये होता है स्टूडेंट स्लो होता है, ठीक है। बस इतना ही तो देना है हमको। ये हमारा पहला स्टेप है और ये हमारा दूसरा स्टेप है, ओके। ये स्लो होगा और ये क्या होगा, हमारा फास्ट होगा। यही बना के देना था। अब इनका स्पष्टीकरण को भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ों को लिखना है। फिर हम थोड़ा सा आरेख भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप सभी बच्चे क्लियर इनको समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इनके एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं, इनके बारे में, और हम क्या लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत हाफ पेज तो लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 पेज में आपको ये उत्तर लिखना पड़ेगा। SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो। चलिए इसके और अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग इनके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि आखिरकार हमको और पेपर में क्या लिखना पड़ेगा। भाई इतना में तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत और लिख के बताओ। सर देखो मैं मेहनत करके कितने अच्छे चीज को मैंने लिखा हुआ है जो हमारे काम का है। अभिक्रिया का प्रथम पद दूसरे पद की अपेक्षा स्लो होता है। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते, पहले बताओ आप लोग। सब लोग जानते हैं, राइट ना। बस बना के हमको लिखना है। जो पहला पद है वो स्लो होता है, दूसरा पद क्या होता है, हमारा फास्ट होता है। कह रहा है जो पहला स्टेप है वो स्लो होता है कंपैरिजन दूसरे स्टेप के। इसका कारण है कि प्रथम पद में बना कार्बोनियम, कार्बोकेटायन को कार्बोनियम भी कहते हैं, अस्थायी होता है। क्योंकि कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब भी दुनिया में एनर्जी हाई होती है, कहाँ लिखूँ मैं इसको, हाँ, जब भी एनर्जी दुनिया में हाई होती है, एनर्जी अधिक होती है, तो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबल जो होती है वो क्या हो जाती है, कम होती है। यह बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना हुआ है उनकी स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होगा। तो स्थायी क्या होगा, कम होगा, कम होता है, अस्थायी होता है। एनर्जी हाई होने के कारण ये अस्थायी है, क्योंकि इसके धन आवेशित परमाणु पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कैसे गिनते हैं, देखो यहां पर एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सब लोग जानते हैं। 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, अरे 6, 1 2 3 4 5 और कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात कार्बन को अपने अफ तक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो क्या करता है फिर, इसलिए ऑक्टेन पूरा करने के लिए न्यूक्लियोफाइल तुरंत आक्रमण करता है, तीव्र गति से आक्रमण करता है। सब लोग जान रहे हैं कि ये पहला स्टेप में जो कार्बोनियम आयन बना है, इसके बाहरी कोश में कार्बन के जो सेंटर में है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेन पूरा करने के लिए न्यूक्लियोफाइल तुरंत क्या करता है, फास्ट गति से क्या करता है, अटैक करता है और वैलेंसी उसका पूरा हो जाता है, ठीक है। यह विक्रिया फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, बिल्कुल, क्योंकि एल्किल हैलाइड के ऊपर ही निर्भर करता है
अतः इसे SN1 रिएक्शन कहना उत्तम होगा। और इनका दर का बात करें, रेट का बात करें, इसका दर का बात करें तो दर बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड लिख सकते हैं। केवल एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन जरूरत फील हो रहा है, देखो ऐसे ही बोल सकते हैं, जो इस अभिक्रिया है SN1 जो रिएक्शन होता है उसमें जो पहला पद होता है वो दूसरा पद के तुलना में स्लो होता है, धीरे धीरे से होता है ना। धीरे धीरे से क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है ना वो हमारा अस्थायी है, स्टेबल नहीं है, इसके ऑक्टेन पूरा नहीं है, इसके पास बाहरी कोश में कार्बन का जो कार्बोनियम आयन बना है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है उनके स्टक को पूरा करने के लिए तीव्र गति से क्या करता है, अटैक करता है। क्या करता है, तीव्र गति से अटैक करता है। और दोस्तों हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं यह इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि यह जो रिएक्शन होता है वह केवल एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, बेस जो क्षार है ना उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे SN1 रिएक्शन कहते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये तो पहले का है ना, इसको नहीं लेना है, इसको आपको लेना है। फिर मैं आप लोगों को एनर्जी लेवल भी बता देता हूं, सबने ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो आप लोगों को मैं इसका एनर्जी लेवल भी इधर ही बता देता हूं, ठीक है, इसका एनर्जी लेवल कैसा होगा, एकदम इजी है। अगर एनर्जी लेवल हमको समझ में आ जाएगा, हो सकता है मैं इसी में ले रहा हूं, बुक में ना अलग अलग जगह पर दिया है तो मैं एक ही जगह पर इनको समझा देता हूं कि इसका एनर्जी लेवल क्या होगा। काफ़ी अच्छा है इसका एनर्जी लेवल, ये अलग क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हमको अलग तरीके से क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम इसको एक ही चीज में समझेंगे। देखो इसका एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1। फिर SN2 को समझना एकदम सरल होगा, राइट। तो चलो हम लोग समझते हैं SN1 जो रिएक्शन है उसका एनर्जी लेवल क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जी लिखेंगे और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बना लेंगे इनका, सही है ना, लाइन थोड़ा नीचे हो गया, चलेगा चलेगा, चलाओ आप सभी लोग। ये है मेरे पास एनर्जी, ई फॉर एनर्जी है, यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस है ना। तो ये रिएक्शन ऑफ प्रोसेस कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट होगा, ये रिएक्टेंट है, मान लो रिएक्टेंट हमने क्या लिया हुआ है, इसी को लेंगे और ये एनर्जी को लेके जाएगा, एनर्जी को लेके जाके इंटरमीडिएट बनाएगा, इंटरमीडिएट जाने के बाद फिर यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से इसका एनर्जी लेवल होगा। ये तीर का निशान आप जरूर डालेंगे, रिएक्टेंट में क्या क्या है उसी को हम डालते हैं। तो कार्बन की संख्या एक बार है और यहाँ पर CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ये क्लोरीन है और यहाँ पर है मेरे पास OH है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ये पहला ट्रांजिशन स्टेट है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ये है मेरा दूसरा ट्रांजिशन स्टेट TS सेकंड है बच्चों, और ये जो बीच में है इसका नाम है इंटरमीडिएट। क्या नाम है, इंटरमीडिएट, आप लोग लिख लीजिएगा इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती हिंदी में कहेंगे, ओके। तो सबसे पहले आपने देखा क्या कि कार्बोकेटाइन बनते हैं, ये पहला जो हमारे पास स्टेप होगा इसमें क्या होगा, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पहला संक्रमण अवस्था है, एनर्जी को लेके जाएगा, ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, एनर्जी लेवल पहला है, क्लियर। फिर क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो गया और ये बन गया कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया मेरे पास, कार्बोकेटाइन बन गया, CH3 CH3 CH3। समझने की थोड़ा कोशिश करना, वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ आएगा। फिर अब यहाँ पर मेरे पास OH अटैक करता है फास्ट गति से। अब यही अटैक करेगा, तो कैसे अटैक करेगा देखो बताता हूँ मैं। ये मेरे पास 3 तो बॉन्ड हमको पहले से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पर बॉन्ड बनने जा रहा है OH का, ठीक है, ये माइनस चार्ज लगता है। फिर फाइनली हमारा जो बनता है, क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर क्लोरीन अलग होने की कोशिश करेगा, ये क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, हाँ लास्ट में दर्शा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन एक बार, CH3 कार्बन, और ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पर लग जाएगा OH। ये क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटने के बाद मेरे पास ये कार्बोकेटाइन बन गए इंटरमीडिएट। फिर फाइनली OH तीव्र गति से दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है, ये टूटा हुआ लाइन बता रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ये टूटा हुआ लाइन दर्शा रहा है, बॉन्ड हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, राइट ना।
तो हमने एक चीज समझा, ये रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट है, ये दोनों के दोनों, बीच वाला मेरा इंटरमीडिएट है, इसी को मैंने दर्शाया है। रिएक्टेंट सबसे पहले हमने जो लिया है उसको हमने शो किया, टूट रहा है बॉन्ड, तो ये पहला टूटने की कोशिश कर रहा है एनर्जी लेकर के, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा, फिर दूसरा ट्रांजिशन स्टेट में मेरे पास OH जो बेस है वो अटैक करेगा फास्ट गति से, अटैक करने के बाद प्रोडक्ट A बनेगा। यही जो होता है एनर्जी लेवल होता है। अब ये संक्रमण अवस्था का परिभाषा क्या होगा ये भी आप जान लीजिए, थोड़ा से समझ लीजिए। संक्रमण अवस्था वह होता है जिसमें न तो पूरा बॉन्ड बनते हैं न तो पूरा बॉन्ड टूटते हैं, बल्कि वहां पर कुछ बॉन्ड बनते भी है कुछ बॉन्ड टूटते भी है। जैसे यहां पर समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है, हमारे पास जुड़ रहा है, बन रहा है। तो नो कंप्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड नो कंप्लीट बॉन्ड मेकिंग, दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड टू द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी हाई होती है, एनर्जी हाई होने का कारण स्टेबिलिटी नहीं होते हैं, स्टेबल होने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो याद रखना, कभी भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं हो सकता, प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट हमारा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है। जैसे जैसे एनर्जी को डाउन करेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप आप लोगों को एनर्जी लेवल भी क्लियर हो गया। कितना नॉलेज मिल रहा है देख लीजिए चैनल से हमारे, भले हम चाक बोर्ड डस्टर में पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले कौन सा भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड था, नहीं था ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और आपका भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए पढ़ने का। चलिए आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। जब इसको समझ गए, SN2 समझना एकदम सिंपल है, एनर्जी लेवल भी समझ आएगा, सब चीज समझ में आएगा। तो चलो हम लोग SN2 रिएक्शन को भी कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग SN2 रिएक्शन को भी समझते हैं। SN1 आपको इजी तरीके से समझ आया होगा, अब SN2 रिएक्शन को भी समझते हैं। सिंपल हमको याद रखना है, जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कोई क्षार से जब करवाते हैं या सॉल्वेंट से जब करवाते हैं तो हमारे पास मेथिल एल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को SN2 रिएक्शन कहते हैं। जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जब ये मेथिल ब्रोमाइड है उसकी अभिक्रिया कोई क्षार के साथ करवाते हैं, है ना, तो मेथिल एल्कोहल बनता है। यहां देख पा रहे हैं CH3OH मेथिल एल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को SN2 रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। बिल्कुल समझ आ गया होगा, कुछ नहीं, ये अटैक कर रहा है बैक साइड से, अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रांग है और इसके पास जो हाइड्रोजन है वो मेरे पास क्या है, वीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है वो धीरे धीरे से निकलने लगेगा और निकल करके क्या बनेगा, हमारे पास CH3OH बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इसको अगर आप समझ जाते हैं तो ये चीज आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होता है। देखो सबसे पहले रिएक्शन को देखो, कार्बन है, 3 बार हाइड्रोजन है, 1 2 3, जैसे कि यहां देख पा रहे हो 3 हाइड्रोजन है, ब्रोमीन जुड़ा है, OH अटैक कर रहा है बैक साइड से, 180 डिग्री पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है, अटैक करता है। इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इसमें देखो कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, तथा यह अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया होता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा है मेरे पास जो हमारे पास बेस है, जो क्षार है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को थोड़ा देखते हैं, समझ में आएगा बिल्कुल। ये मेथिल ब्रोमाइड है, अटैक करेगा पीछे से, बैक साइड से अटैक कर रहा है, मेरा OH है, ठीक है, ये अटैक कर रहा है, अटैक करेगा तो इधर ये बॉन्ड बनना चाह रहा है और ये ब्रोमीन का बॉन्ड टूटना चाह रहा है। ये हमारा है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के नाम से स्टूडेंट हम इनको जानते हैं। संक्रमण अवस्था में क्या होते हैं, कुछ बॉन्ड बनते भी रहते हैं और कुछ बॉन्ड टूटते रहते हैं, अर्थात दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, राइट। फिर क्या होगा, आगे स्टेप बढ़ेगा, हमारे पास ये एक ही स्टेप में हो रहा है ना। फिर क्या होगा, यहाँ पर OH बॉन्ड बन गया और ब्रोमीन यहाँ पर चुपचाप निकल गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास मेथिल एल्कोहल CH3OH। इसको बनाना था, ये क्रिया है ना, ये तो रिएक्शन है और ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। कुछ यहाँ पर शर्तें मैंने लिखा हुआ है, अगर आ जाए तो लिख देना है। ये जो शर्तें क्या है, उच्च आयनीकारक विलायक में SN1 रिएक्शन कंप्लीट होता है, SN2 के द्वारा नहीं होता है। अर्थात उच्च आयनीकारी जो विलायक होता है उसमें SN1 रिएक्शन फॉलो होता है, पहला शर्त है। मेथिल एल्कोहल, मेथिल हैलाइड और एथिल हैलाइड में कौन से रिएक्शन फॉलो होते हैं, SN2 रिएक्शन फॉलो होते हैं, जो SN2 आप देख पा रहे हैं। और 3 डिग्री ब्यूटिल हाइलाइड है जो SN1 रिएक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यही है दोस्तों हमारे पास इसका मैकेनिज्म। चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो,
है ना, क्लियर समझ में आ जाएगा आप सभी लोगों को। एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, है ना। अब मैं इसका एनर्जी लेवल को भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसका एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है। मिटा दूं, चल एक बार रिपीट करके देखना। पहला वीडियो में पहला पार्ट को देखा है आपने, इसी वीडियो में ASN1 को, तो ASN2 आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसका हमारे पास एनर्जी लेवल प्रोफाइल डायग्राम क्या है, ठीक है। एनर्जी लेवल प्रोफाइल डायग्राम को आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक। एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास क्या होते हैं, इसी का ना, ठीक है। बिना एनर्जी को क्रॉस करे हमारे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकता ना, तो ये है हमारे पास एनर्जी और ये है हमारे पास अभिक्रिया की प्रक्रिया, अर्थात रिएक्शन ऑफ प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ प्रोसेस, ठीक, ये प्रोसेस है। तो हमारे पास सबसे पहले ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एनर्जी को लेगा और एनर्जी लेने के बाद ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है और ये है इसका क्या है, संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। ये मेरे पास CH3 है और यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर है स्टूडेंट मेरे पास OH है, क्लियर है। यहाँ पर होता क्या है आप सब लोग जानते हैं, ये मेरे पास दिखाई दे रहा है CH3 नहीं है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और कितना हाइड्रोजन है टोटल, मेरे पास 3 हाइड्रोजन है। ये मेरे पास बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ब्रोमीन का और यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है किसका, OH का। ये टूटा हुआ लाइन दर्शाना, यहाँ टूटा हुआ लाइन दर्शाएंगे। ये है हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहाँ पर बनता क्या है, CH3 बनता है और OH माइनस आयन नहीं रहेगा। अब ये ब्रोमीन हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA से दर्शाते हैं, सक्रिय ऊर्जा है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हम बीच की एनर्जी लगा रहे हैं उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, मतलब सक्रिय ऊर्जा कहेंगे, ठीक है, सक्रिय ऊर्जा के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट और ये है हमारे पास इसका ट्रांजिशन स्टेट। यही है इसका एनर्जी लेवल प्रोफाइल डायग्राम। आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब स्टूडेंट काफ़ी मेहनत के बाद देखिए ये हमारा SN1 SN2 कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद जो अगला हमारे पास जो टॉपिक है SNI रिएक्शन है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है जरूर। एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम लोग SN1 SN2 में अंतर, ठीक है, और SNI रिएक्शन दोनों को हम मिला के एक वीडियो में कवर कर लेंगे। बन जाएगा क्या, एक बार आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग पहले फटाफट ले लो, उसके बाद देखते हैं कि इसमें और हमको SNI रिएक्शन को बताना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इतना ही देखते हैं हम आज के वीडियो में। SN1 SN2 कंप्लीट हुआ है। SNI रिएक्शन और SN1 SN2 में अंतर को अगले वीडियो में देखेंगे, चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। काफ़ी अच्छा वीडियो है आप सबके लिए, मज़ेदार वीडियो है। धूम मचा के पढ़ो यार, अभी ना तो गर्मी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत अच्छा दिन है और आप ही के दिन है। अभी अगर आप फ्यूचर के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा, नहीं काम बनेगा। तो काफ़ी मेहनत करें, चैनल को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।